अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। ध्यान से सुनिएगा कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा। बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम आज 27 अगस्त के दिन रविवार विशेष रूप से करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पर रोजाना आपको उपलब्ध हो रहा है। आज हम 26 और 27 दोनों दिनों की करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। विशेष रूप से कुछ करंट के प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है और डिटेल व्याख्या के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, अपना पहला प्रश्न क्या रहने वाला है भाई। विशेष रूप से ध्यान देना, ये जो करंट अफेयर्स चल रही है इसका नाम है वंदे भारत। क्या नाम है? वंदे भारत करंट अफेयर्स। ध्यान रखना, क्या नाम है? वंदे भारत करंट अफेयर्स है। आप जाना YouTube पर दिशा ई राइज सर्च करना और ये करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी रोजाना की, प्रतिदिन की। तो लगातार पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। सामने एग्जाम्स है और सभी एग्जाम्स के लिए हम हैं आपके साथ, यानी दिशा ई राइज टीम है आपके साथ। तो पहला प्रश्न है आज का आपके सामने। पहला प्रश्न क्या है कि आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में, आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में कौन से गेम्स चल रहे हैं भाई? आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में जो शुरू हुए आरपीएल, राजस्थान प्रीमियर लीग, ये इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग में कितनी टीमें भाग ले रही है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिएगा आप हमारे साथ साथ कि भाई आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में शुरू हुए राजस्थान प्रीमियर लीग यानी आरपीएल में कितनी टीमें भाग ले रही है? ऑप्शन आपके सामने 6, 5, 8 और 10। बताइए फटाफट से इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? और मैं आपको बतला देता हूं, वो है 6। सही आंसर क्या रहेगा भाई? 6 टीमें, यानी आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में 6 टीमें। कितनी टीमें भाई? 6 टीमें भाग ले रही है। कौन कौन सी 6 टीमें हैं? खास बात मैं आपको फिर बता दूं कि भाई इनमें विशेष रूप से जो प्रश्न बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं। कई बार टीम का नाम भी पूछ सकते हैं। वैसे अगर हम इन मैचों की बात करें तो इनके साथ साथ 6 टीमें जो है, पहले तो ये आ जाती है कौन कौन सी है, फिर इनकी फीस क्या क्या रह सकती है। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि क्रिकेट से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न बने हैं। लेकिन फिलहाल हमें ध्यान रखना 6 टीमें कौन कौन सी है भाई। जोधपुर, जयपुर, कोटा, सीकर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो 6 टीमें कौन कौन सी है? पहली टीम है जोधपुर, जो आरपीएल में हिस्सा ले रही है। कौन सी है? जोधपुर। कौन सी है भाई? जोधपुर। दूसरी कौन सी है? जयपुर। तीसरी है कोटा। कौन सी है? कोटा। कौन सी है भाई? कोटा। फिर है सीकर, फिर है उदयपुर और छठवीं है भीलवाड़ा। यानी आईपीएल की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में भी आरपीएल जो शुरू हो रहा है उसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही है। जोधपुर, जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा। जोधपुर, जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा 6 टीमें हैं। इन टीमों में जो आईपीएल खेल चुके हैं ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं, जो रणजी खेल चुके हैं ऐसे खिलाड़ी भी शामिल होंगे साहब। खास करके इन टीमों को लाखों रुपए में खरीदा गया है, अलग अलग टीमों को लाखों रुपए में खरीदा गया है भाई। जैसे जोधपुर टीम की हम बात करें तो इसमें से राहुल चाहर का नाम आपने सुना होगा। जोधपुर टीम में राहुल चाहर है, उसे 7 लाख में खरीदा गया। वहीं अभिजीत तोमर है, 9.2 लाख में खरीदा गया है ना। जयपुर टीम में शुभम गढ़वाल है, वो है लगभग 14 लाख का। तो कुल मिलाकर ये जो है इनकी रेटें हैं, लेकिन अपने को रेटों से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि आईपीएल की तरफ राजस्थान में शुरू हुए आरपीएल में कितनी टीमें भाग ले रही है? 6 टीमें भाग ले रही है। कौन कौन सी 6 टीमें हैं? जोधपुर, जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा। कई बार ऐसे याद नहीं रहता तो आप मैप में भी याद कर सकते हो। मैप में क्या थोड़ा सरलता से याद रह जाता है।
मैप में सरलता से याद रह जाता है। जैसे जोधपुर है, ये अपना जोधपुर है भाई, ये कौन सा है, जोधपुर है। जयपुर है तो यहाँ पर जयपुर आ जाता है। कोटा है तो ये वाला कोटा रहा, ये क्या रहा, कोटा है। फिर ये रहा सीकर साहब, ये क्या रहा, सीकर है। फिर उदयपुर और भीलवाड़ा, तो ये रहा अपना उदयपुर, और इसके ऊपर रहा यहाँ भीलवाड़ा। तो ये 6 जिले आपको ध्यान में रखने, कौन कौन से, जोधपुर, जयपुर, सीकर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा। याद रह जाएगा सभी का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फटाफट से ले लें। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है आपके सामने, दूसरा प्रश्न प्रस्तुत है कि हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय का मुख्यालय किस शहर में रखा जाएगा। गजब का प्रश्न है, फटाफट से आप आंसर देने के लिए भाई तैयार हो जाएं, आंसर देने के लिए आप तैयार हो जाएं। क्या आंसर रहेगा इसका कि हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय का मुख्यालय किस शहर में रखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। इन चारों में से एक आंसर होगा, वो आपको बताना है कि हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय का मुख्यालय किस शहर में रखा जाएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा मित्रों, बिल्कुल सही, जोधपुर। कौन सा रहेगा, जोधपुर में। ध्यान रखना, राजस्थान सरकार की हस्तशिल्प नीति कब आई थी, 2022 में। राजस्थान सरकार की हस्तशिल्प नीति, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं आपको मोस्ट जानकारी दे रहा हूं इसकी। राजस्थान सरकार की हस्तशिल्प नीति जो है ये कब आई थी भाई, 2022 में आई थी। कब आई थी, 2022 में आई थी। इस नीति का क्रियान्वयन करने के लिए हमारा एक मंत्रालय, एक विभाग है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। कौन सा विभाग है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है भाई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। राजस्थान सरकार की हस्तशिल्प नीति 2022 को क्रियान्वयन करने के लिए जो विभाग है वो कौन सा है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। इसने क्या किया, हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का गठन किया। कौन सा निदेशालय का गठन किया, हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का गठन किया। और इसका मुख्यालय कहाँ रख दिया, जोधपुर में। कहाँ रख दिया भाई, जोधपुर में। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि भाई हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है। क्यों, ये निदेशालय किसने बनाया था साहब, तो ध्यान रखना, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा ये निदेशालय खोला गया और इसका मुख्यालय भी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा रखा गया। कहां पर, जोधपुर में। कौन सी नीति को क्रियान्वित करने के लिए, कौन सी नीति को लागू करने के लिए ऐसा किया गया, तो राजस्थान सरकार हस्तशिल्प नीति। राजस्थान सरकार हस्तशिल्प नीति 2022 को लागू करने के लिए ऐसा किया गया भाई। किसको लागू करने के लिए किया गया, राजस्थान सरकार के हस्तशिल्प नीति 2022 को लागू करने के लिए ऐसा किया गया। तो याद रह जाएगा सभी को। क्यों ये निदेशालय बनाया क्यों गया भाई, प्रश्न ऐसा भी तो बन सकता है कि ये निदेशालय क्यों बनाया गया। तो ध्यान देना कि निदेशालय का जो उद्देश्य है वो हमारी जो हस्तकलाएं हैं वो विलुप्त हो रही है। हमारी हस्तकलाएं क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। तो उन सबको पुनर्जीवित करना ही इस निदेशालय का उद्देश्य है। किसको, हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना। क्या उद्देश्य है भाई इस निदेशालय का, हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना ही, हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना ही निदेशालय का उद्देश्य है। तो ध्यान में रह जाएगा, मैं सही लिख दूं इसको, ये लो थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया है। हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना ही, हस्तकलाओं को क्या करना, पुनर्जीवित करना ही इस निदेशालय का उद्देश्य। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। खास करके निदेशालय के माध्यम से जो प्रदेश के हस्तशिल्पी हैं, जो प्रदेश के कौन है, हस्तशिल्पी हैं, जो हथकरघा बुनकर हैं, उनका आर्थिक उत्थान करना, उनका विकास करना, ये सब उद्देश्य और भी इसके साथ रह जाते हैं कि भाई इस निदेशालय के माध्यम से हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना। और ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई, जब मशीनों से काम हो रहा है तो हम क्यों हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करें। तो भाई जो हमारे हस्तशिल्पी है, जो बुनकर हैं, जो हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनका आर्थिक उत्थान कैसे होगा।
तो इनको पुनर्जीवित करना उद्देश्य है, लेकिन बैक में जो उद्देश्य है वो है कि हस्तशिल्पियों और बुनकरों को आर्थिक उत्थान करना, उनको बेरोजगार नहीं होने देना, उनको रोजगार देना, उनके विकास के लिए कुछ नियोजन रूप से कार्य करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा भाई। तो ध्यान में रह जाएगा आपको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो कि हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय का मुख्यालय किस शहर में रखा जाएगा? किसमें? जोधपुर में रखा जाएगा। और बाकी डिटेल आपको पता चली गई। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, राजस्थान में किस स्थान पर वर्चुअल हाई कोर्ट, कौन सा स्थान ऐसा है जो वर्चुअल हाई कोर्ट से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान देना कि राजस्थान में कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा स्थान है जो वर्चुअल हाई कोर्ट से संबंधित नहीं है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, अजमेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। इनमें से आपको बताना है कि कहां पर वर्चुअल हाई कोर्ट नहीं है। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, 3-4 दिन पहले की बात है, अपने केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल, थे नहीं हैं, सॉरी, है ना, केंद्रीय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं एक। अब आप बताना कि ये केंद्रीय मंत्री हैं, ये कौन से विभाग के हैं भाई? फटाफट से ऑप्शन में उत्तर दें कि अर्जुन राम मेघवाल जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं, ये कौन से विभाग के हैं? इन्होंने क्या किया भाई? मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, विशेष थोड़ा ध्यान देना। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से कि राजस्थान में कौन सा ऐसा स्थान है जो वर्चुअल हाईकोर्ट से संबंधित नहीं है। इन 4 में से बताना आपको, ठीक है। मैं कंप्लीटली कहां कहां वर्चुअल हाईकोर्ट है वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं कि भाई अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या किया? बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट की शुरुआत की थी अभी हाल ही में 17 अगस्त को। कब की बात है भाई? ये रहा अपना बीकानेर, और बीकानेर में 17 अगस्त के दिन, 17 अगस्त 2023 को अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में वर्चुअल हाई कोर्ट की स्थापना की थी। वर्चुअल हाई कोर्ट को शुरू करने की घोषणा की थी। किसको शुरू करने की घोषणा की थी भाई? वर्चुअल हाई कोर्ट को शुरू करने की घोषणा की थी। खास बात समझना इसमें भाई, बीकानेर जो है, इसके अलावा पहले से अगर मैं आपको बताऊं तो आप उदयपुर ले लो, कोटा ले लो, यहां पर भी अपने हाई कोर्ट है, वर्चुअल हाई कोर्ट। कहां कहां है? उदयपुर और कोटा में। कहां कहां भाई? उदयपुर और कोटा में। तो इसका आंसर तो आपको पता चली गया होगा कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां वर्चुअल हाई कोर्ट नहीं है। तो अजमेर में वर्चुअल हाई कोर्ट नहीं है, ये तो आंसर हो गया। लेकिन कहां कहां है वर्चुअल हाई कोर्ट, आपको याद ये रखना है। तो नहीं वाला तो अपने आप ही हो जाएगा कि कहां कहां पर है। उदयपुर में है, कोटा में है और बीकानेर में है। उदयपुर में है, कोटा में है और बीकानेर में। भाई कहां कहां पर है? उदयपुर, कोटा और बीकानेर में। तो वर्चुअल हाईकोर्ट कहां कहां है भाई? फटाफट से बताइएगा। उदयपुर, कोटा और बीकानेर। सबसे नवीनतम कौन सा होगा? बीकानेर वाला सबसे नवीनतम होगा, क्योंकि इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो ये प्रश्न भी आपके क्लियर होना ही चाहिए भाई। क्लियर है सभी के ये प्रश्न? कोई तकलीफ है तो आप फटाफट से बोलें, क्लियर है ना? कोई समस्या है क्या भाई? नहीं होगी शायद समस्या, क्योंकि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर हम कर रहे हैं। तो राजस्थान में किस स्थान पर वर्चुअल हाई कोर्ट नहीं है? तो नहीं है वाला छोड़ो, आप तो किस स्थान पर है ये याद रख लो। उदयपुर, कोटा और बीकानेर में वर्चुअल हाई कोर्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइएगा। देखिएगा अगला प्रश्न जो है वो है कि साहब ओडीओपी का उद्घाटन, किसका उद्घाटन? ओडीओपी का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? गजब का प्रश्न है। ओडीओपी का उद्घाटन इनमें से किसके द्वारा किया गया है भाई? राजीव अरोड़ा, कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, निर्मला सीतारमण। फटाफट से आप आंसर दे सकते हो कि भाई किसके द्वारा ऐसा किया गया है। ओडीओपी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वैसे जानकारी के लिए बता दूं, आप इन सबको जानते होंगे। जब जानते हो तो आप आंसर भी जान सकते हो।
कि भाई राजीव अरोड़ा कौन है, कलराज मिश्र कौन है, अशोक गहलोत कौन है, निर्मला सीतारमण कौन है। मैं आपको बताऊं, राजीव अरोड़ा से हम शुरुआत करें। वैसे सही आंसर जो है वो भी आ जाएगा तुरंत प्रभाव से कि राजीव अरोड़ा इसका सही आंसर क्या रहेगा। वैसे तो राजीव अरोड़ा कि ओडीओपी का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। राजीव अरोड़ा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई, राजीव अरोड़ा के द्वारा किया गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिलिंग के चेयरमैन हैं राजीव अरोड़ा। ओडीओपी क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। पहले तो ओडीओपी का पूरा नाम आप समझ लेना कि ओडीओपी का पूरा नाम क्या है। क्या है ओडीओपी, ओडीओपी है क्या, तो ध्यान देना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ओडीओपी है। उद्घाटन किसने किया, राजीव अरोड़ा ने। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, राजीव अरोड़ा। लेकिन राजीव अरोड़ा हैं कौन, तो मैंने कहा राजस्थान लघु उद्योग निगम और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिलिंग के चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है ये, राजस्थान लघु उद्योग निगम। मैं कह रहा हूं ना कि आपके एक एक प्रश्न क्लियर होगा, एक एक प्रश्न को डिटेल के साथ क्लियर करूंगा, जिससे आपको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। एग्जाम में आप खटाखट से प्रश्न करोगे साहब। तो ध्यान रखना, राजस्थान लघु उद्योग निगम और राजस्थान एक्सपोर्ट, राजस्थान कौन सी बोर्ड, एक्सपोर्ट प्रमोशनल, प्रमोशनल जो काउंसिल है उसके चेयरमैन रहे हैं राजीव अरोड़ा। तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के चेयरमैन है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिलिंग के क्या है, चेयरमैन है। राजस्थान लघु उद्योग निगम और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिलिंग के क्या है, चेयरमैन है। कौन, राजीव अरोड़ा। कौन से अरोड़ा भाई, राजीव अरोड़ा। इन्होंने ही, ये भारत सरकार की एक नीति है, एक प्लान है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ओडीओपी। इसमें क्या होता है कि नई दिल्ली के अंतर्गत जो राजस्थली एम्पोरियम है, कौन सा एम्पोरियम है भाई, राजस्थली जो एम्पोरियम है, वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो है उसकी डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन किया था राजीव अरोड़ा ने। कहां पर किया था भाई, ओडीओपी का उद्घाटन कहां हुआ था, नई दिल्ली में। कहां हुआ था, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था। और खास बात है, नई दिल्ली में भी कहां पर, राजस्थली एम्पोरियम जगह पर। कौन सी जगह पर भाई, राजस्थली एम्पोरियम पर। राजस्थली एम्पोरियम जो जगह है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। इससे क्या होता है भाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। आपने कह दिया एक जिला एक परियोजना, चलो ठीक है, मान लिया भाई एक जिले के लिए एक प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या है ये चीज, क्या है। तो ध्यान रखना, ओडीओपी की जब भी आप बात करोगे तो इसका जो विंडो है, इसकी खुद की एक विंडो बनाई गई है। तो उस विंडो के माध्यम से राजस्थान के जो कारीगर हैं, राजस्थान के जो शिल्पकार हैं, राजस्थान के कारीगर, राजस्थान के शिल्पकार, यहाँ के जो किसान हैं, उनके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है, इसको शुरू किया गया है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट को शुरू क्यों किया गया है, यहाँ के कारीगर, यहाँ के शिल्पकार, कंप्लीट डिटेल दे रहा हूं मैं, जिससे आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए भाई। यहाँ के कारीगर, यहाँ के शिल्पकार, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ के जो किसान हैं उनका सामाजिक उत्थान करना, उनका आर्थिक उत्थान करना, कुल मिलाकर सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से उन दोनों का विकास करना, इन सब का यही इसका परम उद्देश्य है। तो ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ले लिया, बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर हम। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना चंद्रयान 3 में, देखो गजब का प्रश्न है मित्रों,
बहुत ही गजब का प्रश्न है, थोड़ा बहुत ही नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी हाल में तरोताजा घटनाएं हैं, इसलिए इसके बारे में कई तरह के प्रश्न बनते हैं कि चंद्रयान 3 में लेमिनेट मटेरियल, जो लेमिनेशन करने के लिए जो मटेरियल काम में लिया जाता है, तो लेमिनेट मटेरियल के रूप में उपयोग किए जाने वाला प्रोडक्ट राज्य के किस जिले से निःशुल्क भेजा गया है? यानी अपना राजस्थान जो है भाई, चंद्रयान 3 में वैसे भी आपको बता दिया कि राजस्थान के 3 वैज्ञानिक जो है वो शामिल रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि चंद्रयान 3 में राजस्थान से कितने वैज्ञानिक शामिल रहे हैं, तो 3 तो बड़े स्तर पर वैज्ञानिक रहे हैं, 3 तो बड़े स्तर पर वैज्ञानिक रहे हैं। 2 भीलवाड़ा से है, एक अपने सीकर जिले से है। और खास बात आती है कि भाई 3 वैज्ञानिक जब शामिल हैं राजस्थान से, तो राजस्थान तो भाई साहब इस प्रोजेक्ट का अग्रणी राज्य हो गया। तो चंद्रयान 3 में जो लेमिनेट मटेरियल है, उसके लिए उपयोग में ली जाने वाली जो सामग्री है, वो राज्य के किस जिले से निःशुल्क भेजी गई है? कोई पैसा नहीं ले गया, कोई उसका शुल्क नहीं लिया गया है, और वो है जोधपुर। कहां से भेजी गई है भाई? जोधपुर से ये सामग्री भेजी गई है। कहां से भेजी गई है ये सामग्री? ये सामग्री जोधपुर से भेजी गई है। सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि भाई चंद्रयान 3 जो है, इस चंद्रयान 3 का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। इसके लैंडिंग, जो रोवर का जो विक्रम रोवर का जो लैंडिंग स्थल है, यानी जहां पर भाई लैंडर ने लैंडिंग किया था, लैंडिंग स्थल का नामकरण किया गया है। और वो जो नामकरण किया गया, वो क्या किया गया है? शिव शक्ति। कौन सी शक्ति? शिव शक्ति नाम दिया गया है। कि भी हाल ही में कौन सी जगह पर लैंड किया भाई? चंद्रयान 3 का जो मैन लैंडर है, उसने कहां पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में किस जगह पर लैंड किया, उस जगह का नामकरण कर दिया गया। और उसका नामकरण क्या किया गया है? शिव शक्ति। उससे पहले जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 था, उसके लैंडर ने कहां पर अपने कदम रखे थे, कहां पर वह जो है गिर गया था, तो उस जगह का भी नामकरण किया गया। उसका नाम है तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। और उससे पहले चंद्रयान 1, उसने जहां लैंड किया, चंद्रयान 1, उसका नाम रखा गया था जवाहर। क्या नाम रखा गया था? जवाहर। तो चंद्रमा पर ये 3 पॉइंट है भाई, इन तीनों पॉइंटों को आप विशेष ध्यान रखना। चंद्रयान 1 ने जहां लैंड किया, उस लैंडिंग स्थल का नाम है जवाहर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? जवाहर पॉइंट। और चंद्रयान 2 ने जहां लैंड किया था, उस लैंडिंग स्थल का नाम है तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। और जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया, उसका लैंडिंग स्थल का नाम है शिव शक्ति। कौन सी शक्ति? शिव शक्ति है ना। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर। श्रावण चल रहा है भाई, तो शंकर भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि वैज्ञानिक सबसे पहले जब इसको छोड़ा गया था चंद्रयान 3 को, तो सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर गए थे, वहां पूजा आराधना की थी और इसकी सफलता की मनोकामना मांगी गई थी। जैसे ही सफलता पूरी हुई, फिर से वैज्ञानिक मंदिर जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हे प्रभु, आपने कृपा की हम पर। तो कुल मिलाकर ऐसी कृपा भारत पर लगातार करते रहना। और श्रावण का महीना है भाई, तो चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल है शिव शक्ति, चंद्रयान 2 का लैंडिंग स्थल है तिरंगा, और चंद्रयान 1 का लैंडिंग स्थल है जवाहर। कौन सा है? जवाहर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। तो कुल मिलाकर के मित्रों, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, आप क्या आपको पल्ले पड़ रही है मेरी बातें? समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। फटाफट से हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलें कि क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है, और उत्तर देते चलें कि आपको प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। भाई कैसे लग रहे हैं प्रश्न आपको? सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जागरूकता उत्पन्न की गई है? अभी हाल ही में, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है ये। सुरक्षित स्कूल रहेगी और सुरक्षित राजस्थान रहेगा। तो अभी भाई साहब प्रदेश की जो स्कूलें हैं,
प्रदेश के स्कूलों में जो प्रोग्राम चलाया गया है जागरूकता कार्यक्रम, वो कौन सा है? गुड टच, बैड टच। कौन सा टच है भाई? गुड टच और बैड टच। यहां पर लगभग 75,000 शिक्षकों ने ये लाखों बच्चों को ये प्रोग्राम बताया, ये जागरूकता बताई कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। ध्यान रखना, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान, ये कार्यक्रम है अपना। सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान। भाई सुरक्षित स्कूल रहेगी तभी तो सुरक्षित राजस्थान रहेगा। इसी के अंतर्गत कौन सी जागरूकता उत्पन्न की गई है, अगर आपसे प्रश्न पूछे तो उत्तर क्या रहेगा? गुड टच, बैड टच। कौन सा टच भाई? गुड टच, बैड टच। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम यहां तक क्लियर है सभी के? अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसका क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा? गजब का प्रश्न है मित्रों, और ये निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसमें हालांकि अपना राजस्थान भी शामिल है, इसलिए यह प्रश्न यहां रखा गया है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसका क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा है? किसका क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा है? ध्यान देना कि कौन सा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 पहला है कार्बेट, दूसरा है रणथंबोर, तीसरा है नागार्जुन सागर और चौथा है सुंदरवन। 4 ऑप्शन है, एक आंसर आपको देना है। फटाफट से आंसर दे दे कमेंट बॉक्स में, आप जल्दी उत्तर दें भाई। तो पहला मैं आंसर बता दूं, यहां पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम का जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो सबसे बड़ा है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है उसका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सबसे बड़ा है। उसका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या है भाई? सबसे बड़ा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है तो मैं आपको बताऊं विशेष रूप से कि भारत में क्या है, कुछ खास बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं भी रहती है। होता यूं है कि अभी हाल ही में चार अपने टाइगर जो रिजर्व है उसमें से जैसे कार्बेट रिजर्व है, हालांकि टाइगर रिजर्व है 5वां अभी हाल ही में बना है राजस्थान का भी, लेकिन भारत में वैसे 54 हो गए, लेकिन क्रिटिकल टाइगर रिजर्व हैबिटेट पूछा है तो ये अपने 4 है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कितने हैं? 4 है, जिनमें से प्रमुख रूप से आपको ध्यान देना है। प्रमुख रूप से नागार्जुन सागर सबसे बड़ा है, रणथंबोर अपना छोटा है। रणथंबोर क्या है? छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े आगे। भारत में 3 उल्का प्रभाव क्रेटर पाए जाते हैं। गजब का प्रश्न है, डिटेल के साथ बताऊंगा मैं आपको ये प्रश्न कि भारत में 3 उल्का प्रभाव क्रेटर पाए जाते हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? आज का अंतिम प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इंडिया जीके का ये प्रश्न है। आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में 3 उल्का प्रभाव क्रेटर पाए जाते हैं। कितने उल्का प्रभाव क्रेटर है भारत में? 3। पहला बात तो आपकी यही क्लियर हो जानी चाहिए कि भारत में 3 उल्का प्रभाव क्रेटर पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, भारत में 3 उल्का प्रभाव क्रेटर है। कितने क्रेटर है? 3 उल्का प्रभाव क्रेटर है, जिनमें एक तो है राजस्थान में रामगढ़ उल्का प्रभाव क्रेटर है, महाराष्ट्र में लोनार भी उल्का प्रभाव क्रेटर है, एमपी में ढाला क्षेत्र ये भी उल्का प्रभाव क्रेटर है, लेकिन यूपी में सोलर ये नहीं है। इसलिए सही आंसर क्या रहेगा? यूपी में सोलर। भाई यूपी में सोलर ऐसा नहीं है। तो उल्का प्रभाव क्रेटर पूरे भारत में 3 ही हैं। भारत में कितने उल्का प्रभाव क्रेटर है? 3। भारत में कितने उल्का प्रभाव क्रेटर है भाई? 3 है, जिसमें से राजस्थान का रामगढ़ क्षेत्र, महाराष्ट्र में लोनार क्षेत्र और एमपी में ढाला। अगर आपको मैं बताऊं कि अभी हाल ही में एक अध्ययन हुआ था, उस अध्ययन से पता चला कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो उल्का प्रभाव क्षेत्र क्रेटर है, उल्का प्रभाव जो क्रेटर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रभावित, वो है ढाला। कौन सा सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? ढाला। यहां एक असाधारण दुर्लभ और प्राचीन उल्कापिंड आकर गिरा था कोई,
उस उल्का पिंड की वजह से ये ढाला क्षेत्र उल्का प्रभाव क्रेटर बना था, यानी क्रेटर बना था साहब। एक बड़ा उल्का पिंड यहां आकर गिरा था, सबसे प्राचीन, उसका नाम था यूरेलाइट। यहां से प्रश्न आता है यूरेलाइट के बारे में। अभी हाल ही में ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है एमपी का ढाला, जहां पर एक उल्का पिंड आकर गिरा था, उसकी वजह से ये क्रेटर बन गया था, और उसका नाम क्या था? यूरेलाइट। क्या नाम था? यूरेलाइट। वैसे आप उल्का पिंड को जानते होंगे, उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड जो है एक तरह से अलौकिक चट्टानें होती है, या फिर कोई धातु की वस्तुएं होती है। या तो कोई अलौकिक चट्टानें होती है, या फिर धातु की वस्तुएं होती है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से अपनी यात्रा में जीवित रहते हैं और ग्रह की सतह पर धीरे धीरे उतरते हैं। वे अंतरिक्ष में जो क्षुद्र ग्रह है, धूम्रकेतु हैं, या जो अन्य खगोलीय पिंड हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं भाई। तो उल्का पिंड एक आता है यूरेलाइट। दो चीजें होती है, उल्का पिंड अलग है, यूरेलाइट की अगर हम बात करें तो यूरेलाइट जो है ये आदिम जो उल्का पिंड होते हैं, सबसे प्राचीन जो उल्का पिंड होते हैं, उनका एक समूह है। यूरेलाइट क्या है? आदिम उल्का पिंडों का एक समूह है, उनका एक दुर्लभ वर्ग है यूरेलाइट। जो उल्का पिंड होते हैं उन्हीं में आदिम उल्का पिंड, सबसे प्राचीन जो उल्का पिंड होते हैं, उन्हीं का एक वर्ग है, जिसमें कई तरह के होते हैं कि ओलिविन हो जाता है। ओलिविन का नाम आपने सुना होगा भाई, सुना होगा आपने ओलिविन का नाम? भाई नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिएगा मुझे, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि आपने ओलिविन का नाम सुना होगा, पायरोक्सिन का नाम सुना होगा, सिलिकेट का नाम सुना होगा आपने। तो जो ओलिविन, आपने ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तब आपको मैं बताता भी आया हूं कि ज्योग्राफी का है, इसलिए मैं आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल से बता सकता हूं इसके बारे में कि जो आदिम उल्का पिंडों का एक आदिम वर्ग जो होता है, उसमें यूरेलाइट्स आते हैं। इसमें ओलिविन भी आते हैं, पायरोक्सिन, पायरोक्सिन का नाम आपने सुना होगा। पायरोक्सिन, पायरोक्सिन के साथ जो सिलिकेट चट्टाने हैं, जिसमें लगभग 10% से भी कम कार्बन होता है, धातु सल्फाइड शामिल होते हैं इसमें। जो महीन दाने वाली सिलिकेट्स हैं वो इसमें शामिल होती है ओलिविन पायरोक्सिन में। और विशेष रूप से अगर ढाला क्रेटर की हम बात करें, ये यूरेलाइट है। तो ढाला क्रेटर जो है ये विशेष रूप से यूं कहें कि यूरेलाइट जब यहां पर गिरा था तो लगभग यूं कहें कि अपन 1 किलोमीटर का एक व्यास था। क्या था? 1 किलोमीटर का एक व्यास था। इसमें लगभग यूं कहें कि आज से लगभग 2500 से 1700 मिलियन वर्ष पहले की बात है। 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की हिसाब से इसकी स्पीड थी, यूरेलाइट की स्पीड कितनी थी? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 15 किलोमीटर दौड़ जाता था ये। और उस स्पीड से ये भाई साहब दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पृथ्वी पर आकर ये गिर गया था। तो यूरेलाइट्स जो है ये आपको एक तो ध्यान रखना, उल्का पिंड ही एक तरह से, लेकिन प्राचीन उल्का पिंड है जो ओलिविन और पायरोक्सिन वर्ग के साथ इस यूरेलाइट का नाम लिया जाता है। और ये लगभग 2500 से 1700 वर्ष पुराना है, मिलियन वर्ष पुराना है। 2500 से 1700 मिलियन वर्ष पुराना है, जो 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भाई चक्कर लगा रहा था पृथ्वी के, और पृथ्वी के वायुमंडल में घुस गया और तेजी के साथ ये एमपी के ढाला क्षेत्र में आकर गिरा था। अगर हम बात करें भाई, ये जो उल्का प्रभावित क्रेटर है, इनकी खोज का कारण क्या है? अगर इनकी खोज की बात करें तो जो दुर्लभ, वैज्ञानिक विशेष रूप से दुर्लभ उल्का पिंड क्रेटर हैं, जो बहुत कम जानकारी में मिलते हैं, पृथ्वी के ये अपने के स्टार्टिंग जो इतिहास है उसका मालूम करवाते हैं। पृथ्वी का प्रारंभिक इतिहास क्या था, उनकी संभावित भूमिकाएं क्या क्या रही थी, पृथ्वी के रहस्य क्या क्या थे, उनको जानने की उम्मीदें हमको लगती है, हम उनके बारे में जान सकते हैं इनके माध्यम से। कौन से ग्रह पर पानी है मौजूद, क्योंकि वहां से अगर उल्का पिंड आया है तो उससे पता चलता है कि कौन से ग्रह पर पानी उपस्थित है।
हमारे जीवन पर वहां के जीवन का क्या असर हो सकता है। और खास बात मैं आपको बताऊं ढाला क्रेटर की, तो इसका प्रश्न आपके एग्जाम में क्यों आएगा, इसके पीछे कारण है एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ये क्रेटर है। ढाला क्रेटर क्या है, एशिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। और विश्व की बात करें, ये एशिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। विश्व की बात करें तो 7वां सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है ये। एमपी का जो ढाला है ये विश्व में 7वें स्थान पर बड़े में आता है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा है और एशिया में नंबर 1 पर है ढाला क्षेत्र। इसलिए ध्यान रखना ये उल्का प्रभावित क्रेटर है, उल्का इंपैक्ट क्रेटर है। तो मित्रों क्लियर है आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। और ये थे आज के करंट जीके के प्रश्न। फिर हम मिलते हैं आपको अगली करंट जीके के लिए कल की क्लास में। फिर से रोजाना करंट जीके आपके लिए उपस्थित रहेगी और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों आप शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा हमको भी मजा आएगा, हमको भी रुचि आएगी कि भाई आप तक क्लासे हम टाइम टू टाइम देवें। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और दबाकर कमेंट करें और आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।